और आज का हमारा टॉपिक है कानूनों की समझ। मतलब आज जो हम क्लास में पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो पढ़ने वाले हैं कानूनों की समझ। कानूनों की समझ, ये हमारा आज का टॉपिक है, कानूनों की समझ। देखो बच्चों, कल की क्लास में हमने आपको संसद बताया था। संसद के बारे में कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था और हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि संसद कैसे जो है वो कानूनों को बनाने के लिए जिम्मेदार है। मतलब कानूनों का निर्माण करना किसका काम होता है? तो कानूनों का निर्माण करना हमारी संसद का कार्य होता है। संसद क्या करती है बच्चों? कानूनों का निर्माण करती है, कानूनों को बनाती है। मतलब कानून बनाने का काम किसका होता है? संसद का होता है। संसद जो है वो कानून का क्या करती है? निर्माण कर रही होती है। मतलब संसद जो है कानूनों का निर्माण करती है। अब कानूनों के निर्माण में संसद जो है वो दो सदनों, राज्यसभा और लोकसभा के साथ, मतलब राज्यसभा और लोकसभा ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? तो कानून का निर्माण करते हैं। राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर क्या करते हैं बच्चों? तो कानून का निर्माण करते हैं। और इसमें जब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है तो कोई भी बिल का रूप जो है वो कानून जो है बन जाता है। ठीक है, तो इन दोनों के से जाने के बाद, जैसे कल आपने देखा कि वक्फ बोर्ड बिल जो है वो पेश किया गया है। ठीक है, तो अब दोनों से जाने के बाद यहाँ से राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति जैसे ही अपना हस्ताक्षर करते हैं, कोई भी बिल क्या होता है बच्चों? कानून बन जाता है। कोई भी बिल कानून बनने के लिए ये 3 प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो टॉपिक हमारा क्या है? कानूनों की समझ, यानी कानूनों को हमको समझना है। ठीक है, तो कानूनों को जब हमको समझना है तो देखो, सबसे पहले कानून के बारे में अगर बात करें तो कानून कितने प्रकार के हो सकते हैं। एक कानून ऐसा हो सकता है जिसको कि हम गुड रूल यानी अच्छा कानून कहेंगे, कि अच्छा कानून हो सकता है। अच्छा कानून क्या होगा? जैसे दहेज उत्पीड़न को रोकने के लिए, सती प्रथा को समाप्त करने वाला कानून। एक कानून ऐसा हो सकता है जो अच्छा कानून नहीं हो, जो खराब कानून हो। ठीक है, तो जब अच्छा कानून होता है तो इसके सपोर्ट में लोग क्या करते हैं? इसके सपोर्ट में लोग बात करते हैं। जब खराब कानून होता है तो खराब कानून का क्या होता है बच्चों? तो विरोध होता है। ठीक है, और एक कानून होता है जो तटस्थ होता है। तटस्थ होता है, ना अच्छा होगा ना खराब होगा, कुछ के लिए अच्छा होगा और कुछ के लिए क्या होगा? तो तटस्थ होगा। तटस्थ होगा मतलब कुछ के लिए अच्छा होगा और कुछ के लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो कानूनों के अगर हमको समझना है तो कानून बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल संस्था होगी, जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन कौन होगा बच्चों? तो वो होगा राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। अब ये कानून का निर्माण करेंगे तो हो सकता है कुछ कानून अच्छे हों, कुछ कानून अच्छे नहीं हो। जो कानून अच्छे होंगे उनका क्या होगा? उनका सपोर्ट होगा। जो कानून अच्छे नहीं होंगे उनका क्या होगा? विरोध होगा। ठीक है, तो कानून अच्छे नहीं तो इनका विरोध करने का अधिकार भी हमारी लोकतांत्रिक क्या है? अपने अधिकार है कि कानून अगर अच्छा नहीं है तो उसका विरोध भी कर सकते हैं, और अच्छे कानून का विरोध अच्छे कानून का विरोध न करना भी क्या है? हमारा जो है लोकतांत्रिक अधिकार है कि अगर अच्छा कानून नहीं है तो हम उसका विरोध करते हैं। ठीक है, अब इसी कानून को अब हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझें, ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों को समझें, तो क्या पाते हैं कि हम देखते हैं कि पहले जो है, जब प्राचीन समय में हम भारत को देखते हैं तो प्राचीन समय में भारत को हम क्या पाते हैं बच्चों? तो प्राचीन समय में राजा हुआ करते थे और राजा की नजर में सब लोग बराबर नहीं होते थे। एक ही गलती के लिए अलग अलग वर्गों को अलग अलग तरह की सजा दी जाती थी। मतलब एक गलती कोई करता था और अलग अलग वर्ग से अगर होता था तो उसको अलग अलग तरह की सजा दी जाती थी। मतलब अगर वो सामंत वर्ग का है तो उसको सजा कुछ और होगी, मजदूर वर्ग का है तो उसको सजा कुछ और होगी, और अगर राजघराने वर्ग का है तो उसको सजा कुछ और होगी। मतलब एक ही गलतियों के लिए अलग अलग सजा होती थी। ठीक है, फिर क्या हुआ कि हमारे यहाँ औपनिवेशिक काल की शुरुआत हुई। मतलब हमारे यहाँ औपनिवेशिक काल जो है वो प्रारंभ होता है, और जब भारत में औपनिवेशिक काल प्रारंभ हुआ तो औपनिवेशिक काल प्रारंभ होने के साथ ही भारत में कानून के निर्माण की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो गई। लेकिन औपनिवेशिक काल का जो कानून था, औपनिवेशिक काल मतलब समझते हो, जब हम ब्रिटेन के गुलाम थे तो ब्रिटेन के गुलामी के समय, मतलब जब हम कानून की बनाने की प्रक्रिया औपनिवेशिक काल में, या औपनिवेशिक काल में हम कह सकते हैं कि आधुनिक काल में जब ब्रिटेन के जो है वो ब्रिटिश कानून बनाना शुरू किया। ठीक है, ब्रिटिश जब कानून बनाना शुरू किया तो उस समय का जो कानून था वो ब्रिटिश पक्ष का ज्यादा कानून था। ठीक है, मतलब उस समय के कानून को हम देखते हैं कि वो कानून जो था वो क्या था? तो कुछ अंग्रेजों के पक्ष में था। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं कि एक कानून अंग्रेजों ने बनाया था 1870 का राजद्रोह एक्ट। राजद्रोह एक्ट 1870 में बनाया था। अब ये एक्ट क्या था कि अगर किसी भी तरीके से 1870 में राजद्रोह एक्ट बनाया और कहा कि अगर किसी भी तरह से आप ब्रिटिश सरकार की आलोचना करते हैं, ब्रिटिश सरकार की आलोचना करते हैं
ब्रिटिश सरकार की आलोचना करते हैं या कोई भी ऐसा कृत्य करते हैं, आलोचना करते हैं या कोई भी ऐसा कृत्य करते हैं या कोई भी ऐसा कृत्य करते हैं तो आप जो है वो राजद्रोह एक्ट के अंतर्गत जो है वो दोषी पाए जाएंगे। मतलब आप पे राजद्रोह एक्ट के अंतर्गत जो है वो मुकदमा चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कानून के शासन की बात अगर होती है, कानून का शासन होगा, तो कानून का शासन जब शुरू हुआ तो ये कानून का शासन ब्रिटेन के लिए कुछ और था, ब्रिटेन के लोगों के लिए कुछ और था और भारतीयों के लिए कुछ और था, अन्य के लिए कुछ और था। मतलब ये कानून का शासन ब्रिटेन के समय में ऐसा आया जो सबके लिए बराबर नहीं था, सबके लिए एक जैसा नहीं था, सबके लिए एक जैसा नहीं था। ठीक है, लेकिन आधुनिक समय में ब्रिटेन ने कहीं ना कहीं ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में भारत में कानून बनाने की इस प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हुई और एक ऐसा कानून जो समता के आधार पे होगा, एक ऐसे कानून के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई जो समता के आधार पे कानून बनेगा। मतलब जहां सब लोग क्या होंगे, बराबर होंगे। तो समता के आधार पे कानून बनाने की प्रक्रिया आधुनिक काल में ब्रिटिश औपनिवेशिक समय में प्रारंभ हुई। मतलब ब्रिटिश के जब उपनिवेश बने तो उस समय भारत में आधुनिक काल में कानून बनाने की प्रक्रिया क्या हुई बच्चों, तो प्रारंभ हुई। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, इसी का बदलता हुआ रूप जो है आगे, जैसे कहानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हुई, 1935 के भारत शासन अधिनियम तक आने के बाद 1946 का कैबिनेट मिशन और बाद में ये भारतीय संविधान का रूप बना कि भारत में भारतीय संविधान बना। और जैसे ही भारतीय संविधान बना बच्चों, भारतीय संविधान बनने के बाद कानून का शासन इस संविधान ने स्थापित किया कि क्या होगा, तो कानून का शासन होगा। मतलब संविधान बनने के बाद कानून का शासन स्थापित हुआ, रूल ऑफ लॉ जिसको कहते हैं। और कानून के शासन का अर्थ होता है कि कानून के नजर में सब लोग बराबर होंगे, कानून के नजर में सब लोग बराबर होंगे, कानून की नजर में सभी बराबर होंगे। ठीक है, और सभी बराबर होने का अर्थ क्या होता है बच्चों, तो सभी बराबर होने का अर्थ होता है कि जाति, धर्म, लिंग इत्यादि आधार पर कोई अंतर नहीं होगा, इत्यादि आधार पर जो है वो भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कानून के नजर में, मतलब जैसे ही संविधान लागू हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि कानून के नजर में समता स्थापित करने का प्रयास किया गया कि कानून के नजर में समता होगी, मतलब सब लोग एक समान होंगे। ठीक है, और जैसे कि हम अपने मौलिक अधिकारों में देखते हैं तो मौलिक अधिकारों में भी अनुच्छेद 14 को जब हम देखते हैं तो अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समता होगी, विधि के समक्ष समता होगी तथा विधियों का समान संरक्षण होगा, तथा विधियों का समान संरक्षण होगा। मतलब विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण, मतलब कानून के नजर में सभी लोग बराबर होंगे और यहाँ पे एक समान व्यवहार जो है वो सभी के साथ किया जाएगा। ठीक है, लेकिन अब ये प्रक्रिया कब शुरू हुई, तो ये औपनिवेशिक काल के दौरान शुरू हुई। जब अंग्रेजों का शासन देश में प्रारंभ हुआ तब ये प्रक्रिया क्या हुई, भारत में प्रारंभ हुई। मतलब भारत में प्रक्रिया जो है वो अंग्रेजों के शासन प्रारंभ होने के साथ एक संवैधानिक प्रक्रिया के रूप में, एक लिखित प्रक्रिया के रूप में प्रारंभ होती है और अंततः वो संविधान में परिवर्तित होने के बाद कानून के नजर में, विधि के नजर में सबको एक समान स्थापित करने का क्या करती है, प्रयास करती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब हम औपनिवेशिक लड़ाई लड़ रहे थे तो औपनिवेशिक लड़ाई लड़ते वक्त अगर हम इस कहानी में थोड़ा सा जाएं कि संविधान तक हम कैसे पहुंचे या संविधान तक की यात्रा हम लोगों ने कैसे की, संविधान तक हम कैसे पहुंचे या संविधान तक की यात्रा हमने कैसे की, तो ये यात्रा की सबसे गहरी लड़ाई 19वीं शताब्दी में लड़ी गई, 19वीं शताब्दी में और प्लस 20वीं शताब्दी में लड़ी गई, जब हमारे यहाँ के राष्ट्रवादियों ने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू किया। जब हमारे यहाँ के राष्ट्रवादियों ने क्या किया, अंग्रेजों का विरोध करना शुरू किया और इन राष्ट्रवादियों ने भारतीयों के साथ जो है वो एक समान व्यवहार किया जाए, भारतीयों के साथ जो है
वो समता का व्यवहार किया जाए, ऐसा प्रश्न अंग्रेजों के सामने जो है उठाना शुरू किया। ठीक है, ये 19वीं और 20वीं शताब्दी की कहानी थी, जब हमने क्या किया, अंग्रेजों के सामने ये प्रश्न उठाना शुरू किया कि हमारे साथ क्या किया जाना चाहिए, समता का व्यवहार किया जाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम आपको एनसीईआरटी ने एक कहानी आपको सुनाने की कोशिश की है, एक कहानी आपको बताने का प्रयास किया एनसीईआरटी ने, और वो कहानी है बेसिकली रॉलेट एक्ट की। आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा, एक कहानी यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है, रॉलेट एक्ट। ठीक है, अब रॉलेट एक्ट क्या था, ना अपील, ना वकील और न दलील। इस कानून के बारे में कहा जाता है कि न अपील, न वकील, न दलील, ये तीनों चीजें इसमें नहीं थी। ठीक है, रॉलेट एक्ट अंग्रेजों के द्वारा लाया गया कानून था। इस कानून में क्या था कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी राजनीतिक, देखो गांधी जी ने सत्याग्रह जब लॉन्च किया तो सत्याग्रह की पॉपुलरिटी से, सत्याग्रह जब बहुत ज्यादा जो है वो पॉपुलर हो रहा था, इस बात से बहुत समस्या हुई अंग्रेजों को। अंग्रेज चाहते थे कि राजनीतिक जुड़ाव को कम किया जाए। अच्छा, इधर प्रथम विश्व युद्ध जो है वो समाप्त हो चुका था, तो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था, तो अंग्रेजों का ध्यान जो है वो भारत की तरफ भी था। ठीक है, और भारत की तरफ टर्न होने के बाद वो भारत में टैक्स बढ़ा रहे थे, कई तरह से भारत का शोषण करने की कोशिश कर रहे थे। महात्मा गांधी उस समय जो है वो एक बड़े चेहरे के रूप में, एक बड़े राष्ट्रवादी चेहरे के रूप में बाहर आ रहे थे। ठीक है, और वही वो समय है जब गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन या सत्याग्रह जो है वो बहुत सक्सेस हो रहा था, बहुत सफल हो रहा था। चाहे हम चंपारण सत्याग्रह की बात करें, चाहे अहमदाबाद की बात करें, चाहे खेड़ा सत्याग्रह की बात करें, सत्याग्रह की सफलता के बाद सत्याग्रह जब बहुत सफल होने लगा तो इससे घबराकर अंग्रेजों ने एक एक्ट पारित किया था, जिस एक्ट को हम रॉलेट एक्ट के नाम से जानते थे। अब ये रॉलेट एक्ट क्या था बच्चों, कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल पाया जाता है, और राजनीतिक गतिविधि में शामिल होने का मतलब यह है कि अब ब्रिटेन के विरुद्ध शामिल हो रहे हैं, मतलब ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध आप शामिल हो रहे हैं, तो अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल पाया जाता था तो उसको बिना किसी ट्रायल के, बिना मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किए हुए 2 सालों तक जेल में बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, और उस पर किसी तरह की कोई सुनवाई का अधिकार नहीं होगा। जैसे आप देखते हो ना कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो 24 घंटे के अंदर न्यायालय में लेकर जाना होता है। ठीक है, कि 24 घंटे के अंदर उसको न्यायपालिका में प्रस्तुत करना है। ठीक, उसको मजिस्ट्रेट के सामने लेकर जाना है, उसको अपनी पक्ष रखने का अधिकार होगा। ठीक है, उसको जो है वो वकील रखने का अधिकार होता है। ठीक है, अपने बचाव का अधिकार होता है। लेकिन रॉलेट एक्ट में क्या किया गया, इन सब प्रोविजन को समाप्त करके 2 सालों तक, ठीक है, 2 सालों तक जो है वो किसी भी व्यक्ति को जेल में बंद कर दिया जाएगा और किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं की जाएगी। और 10 मार्च 1919 को यह कानून क्या हुआ, तो ये कानून लागू हो गया। ठीक है, और ये कानून जैसे ही लागू हुआ तो भारत में बहुत बड़ी संख्या में राजनीतिक बंदियों को गिरफ्तार किया जाने लगा, राजनीतिक लोगों को गिरफ्तार किया जाने लगा। इसी दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 2 लोगों का नाम था डॉक्टर सत्यपाल, ठीक है, और दूसरा नाम था जिनका नाम था सैफुद्दीन। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन, इन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और इनकी गिरफ्तारी में पंजाब में जो है वो विरोध शुरू हुआ, और पंजाब के साथ ये विरोध पूरे भारत में भी जो है वो शुरू हो गया। ठीक है, तो एनसीईआरटी कहती है, क्लास 10 की एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे हिस्ट्री की, तो एनसीईआरटी कहती है कि उस समय लोग विरोध कर रहे थे, और जलियांवाले बाग में एक जलियांवाले बाग की घटना आपको सुनाई देती है। जलियांवाले बाग में लोग गेदर्ड हुए थे, और वो इकट्ठे हुए थे क्यों, तो बैसाखी को मनाने के लिए। ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 10 में कहता है कि बैसाखी को मनाने के लिए जलियांवाले बाग में लोग इकट्ठा हुए थे, और वो बैसाखी को सेलिब्रेट करना चाहते थे। ठीक है, सेलिब्रेट कर रहे थे, और वहीं पे सर डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में लोगों ने पर्चे बांटना शुरू किया, आंदोलन करना शुरू किया। ठीक है, तो 2 कारण बताए जाते हैं जलियांवाले बाग के, एक लोग बैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए, और दूसरा जो है इसी समय जनरल डायर को खबर मिली कि ऐसी कोई एक्टिविटी जो है वो जलियांवाले बाग में हो रही है। जनरल डायर अपनी सेना के साथ एंटर करता है, सारे एग्जिट पॉइंट को क्लोज करता है, मतलब निकलने के सारे रास्तों को ब्लॉक करता है, और ब्लॉक करने के बाद क्या करता है, ओपन फायर करा देता है क्राउड पे। सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, हजारों की संख्या में लोग इंजर्ड होते हैं, घायल होते हैं। ठीक है, और ये बताने का प्रयास किया जाता है कि देखो, एक गलत कानून ने, एक ऐसे कानून ने जिसका कोई सही वजूद नहीं था, सही रास्ता नहीं था, उसको अंग्रेजों ने हमारे ऊपर थोपने का प्रयास किया।
तो अब हमारे राष्ट्रवादियों ने जब इसको भुगता था, तो जब वो भारत का संविधान बना रहे थे, तो भारत का संविधान बनाते हुए वो ये प्रयास कर रहे थे कि एक ऐसे कानून का निर्माण किया जाए जो सबके लिए समता को स्थापित करता हो, जो सबके लिए समानता को स्थापित करता हो। मतलब समता और समानता को स्थापित करने वाला कानून जो है वो भारत के लिए बनाया जाना चाहिए। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत के लिए एक ऐसे कानून को बनाया जिसके लिए सब लोग बराबर हो गए। इसीलिए अनुच्छेद 14 में ये लिखा गया कि विधि के समक्ष समता होगी। मतलब विधि का मतलब होता है बच्चों कानून। तो कानून के नजर में क्या होंगे, तो कानून के नजर में सभी बराबर होंगे। ठीक है, और विधियों का समान संरक्षण होगा। ध्यान रखिएगा, आगे लिखा गया विधियों का समान संरक्षण होगा, विधियों का समान संरक्षण होगा। ठीक है, मतलब कानून के नजर में सब लोग बराबर होंगे। ठीक है, सभी के साथ जो है वो क्या किया जाएगा, एक जैसा कानून के नजर में व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, यही कानून की समता का अर्थ था। ठीक है, अब क्या हुआ कि जैसे आपने कहा, उसके बाद कानून बनना देश में शुरू हुए, संविधान ने सबको समता स्थापित की और देश में कानून बनना शुरू हुए। जैसे आपके एनसीईआरटी ने एक कानून बनाया है कि 2005 में हिंदू अधिनियम में एक कानून बना, हिंदू एक्ट में एक कानून बना कि मां, किसी के संपत्ति में मां, बेटे और बेटी सबका जो है वो बराबर हक होगा। मां, बेटी और बेटी का बराबर हकदार होंगे, बराबर हक होगा। ठीक है, ये भी एक तरह का कानून था, एक तरह का कानून बनाया गया। ठीक है, ये सब लोग क्या होंगे, तो कानून के नजर में सभी लोग क्या होंगे, बराबर होंगे। मेरी आवाज आप लोग तक जा रही है? कुछ ऐसा जो समझ में नहीं आ रहा हो तो 1 मिनट का समय है, आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं कि सर ये बात हमको समझ में नहीं आ रही। ठीक है, किसी भी तरह के डाउट्स अगर आ रहे हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं कमेंट आप लोग पे पढ़ रहा हूं। क्लास यर्थ की एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे हैं, क्लास यर्थ की, क्लास 8 की एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे हैं। कानूनों की समझ, कोई ऐसा प्रश्न जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो आप पूछ सकते हैं। जल्दी जल्दी अपना प्रश्न उठा लीजिए, फिर बात आपको समझ में नहीं आ रही हो तो हम देखते पढ़ रहे हैं। चलो एक बच्चे समानता और समता को समझाइए। ठीक है, एक बच्चे का प्रश्न है कि सर रॉलेट एक्ट को एक बार और समझाइए। ठीक है, रॉलेट एक्ट को एक बार और बताइए। ठीक है, चलिए मैं इसको एक बार और बताने की कोशिश करता हूं आप लोग को। रॉलेट एक्ट एक बार समझाता हूं और समानता और समता में अंतर समझाने का प्रयास आप लोगों को करता हूं। ठीक है, चलिए देखिए, रॉलेट एक्ट क्या था। रॉलेट एक्ट ऐसा कानून था जिसको ब्लैक लॉ या काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। ये कानून ऐसा था कि जैसे गांधी जी पॉपुलर हो रहे थे तो लोग क्या कर रहे थे, राजनीति में ज्यादा इन्वॉल्व होकर और ब्रिटेन के नीतियों का विरोध कर रहे थे। और जब वो ब्रिटेन के नीतियों का विरोध कर रहे थे, ठीक है, तो इससे ब्रिटेन को बहुत समस्या हुई और उसने एक ऐसा कानून पारित किया कि अगर कोई भी व्यक्ति ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी राजनीतिक क्रियाकलापों में, किसी भी राजनीतिक क्रियाकलापों में या राजनीतिक कार्यों में बिना ब्रिटिश अनुमति के पाया जाता है, या ब्रिटेन का विरोध करता है, ब्रिटेन नीतियों का विरोध करता है, तो वो व्यक्ति जो है रॉलेट एक्ट कानून के अंतर्गत 2 सालों के लिए बिना किसी ट्रायल के 2 साल की जेल होगी उसको, और 2 साल की जेल बिना किसी ट्रायल के होगी, मतलब बिना मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो पेश किए हुए होगी। मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाएगा और बिना किसी ट्रायल के उसको 2 सालों तक के लिए क्या किया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा। ठीक है, ये कानून था। ठीक है,
रॉलेट का ये कानून था जो आपके एनसीईआरटी ने आपको बताने की कोशिश किया है। मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो सर आपको बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, एक बच्चे का है कि सर समता, जैसे अनुच्छेद 14 को जरा एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। अनुच्छेद 14 को एक बार आप समझा दीजिए। देखो, अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण होगा, तथा विधियों का समान संरक्षण होगा। विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण होगा, ठीक है। अब हम दो चीजें आपको समझाते हैं। एक तो कानून के नजर में सब लोग बराबर होंगे, कानून के नजर में सब लोग बराबर होंगे। क्या है? विधि के समक्ष समता है कि कानून के नजर में सब लोग बराबर होंगे, कोई बड़ा नहीं होगा, कोई छोटा नहीं होगा। तो ये क्या है? विधि के समक्ष समता है। ये एक नकारात्मक अवधारणा को प्रेजेंट करता है, एक नकारात्मक कि सब लोग बराबर हो जाएंगे, ठीक है। विधियों का समान। अब विधि के समक्ष समता हमने लिया है ब्रिटेन के संविधान से, ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से। और विधियों का समान संरक्षण हमने लिया है अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें विशेषाधिकार दिए जाते हैं, विशेषाधिकार दिए जाते हैं, जबकि विधि के समक्ष समता में विशेषाधिकार नहीं होता। यहाँ पे विशेषाधिकार नहीं होता, सब लोग बराबर हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो सब लोग अगर बराबर हो जाएंगे तो अमीर और गरीब कैसे बराबर हो सकता है? तो विधियों के समक्ष समता में सब लोग बराबर हो जाते हैं, गरीब हो, अमीर हो, राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, प्रधानमंत्री हो, आम नागरिक हो, सब लोग बराबर है। विधि के समक्ष समता का ये अर्थ है। जबकि विधियों का समान संरक्षण का अर्थ है, यहाँ पे आपको समझाना है कि विधियों का समान संरक्षण क्या है। तो मान लो एक ए है और एक बी है, ठीक है। ए जो है और बी जो है वो अमीर है, ठीक है। अब इन दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार करना विधि के समक्ष समता है, लेकिन गरीब को हम 3 रुपए किलो चावल कोटा में देंगे और अमीर से कहेंगे तुम 50 रुपए किलो चावल बाजार में खरीदो। ये क्या है? विधियों का समान संरक्षण है। अब दो गरीब होंगे, मान जाओ ए और सी दो गरीब हैं, तो इनके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा, ये विधियों का समान संरक्षण है। जबकि बी के साथ अलग व्यवहार किया जाएगा, ये विधियों का समान संरक्षण है। मतलब विधियों का समान संरक्षण कहता है कि समान परिस्थितियों में, समान परिस्थितियों में समान व्यवहार होगा, समान परिस्थितियों में समान व्यवहार होगा। मतलब अगर एक जैसे लोग होंगे तो एक जैसा व्यवहार होगा, एक जैसा व्यवहार होगा। और अगर परिस्थितियां विशेष होंगी, परिस्थितियां विशेष होंगी मतलब अलग अलग परिस्थितियों के लोग होंगे, तो परिस्थितियों के विशेष स्थिति में अलग अलग व्यवहार होगा, विशेष होने पर अलग अलग व्यवहार होगा, होने पर अलग अलग व्यवहार। तो समान परिस्थितियों में समान व्यवहार तथा विशेष परिस्थितियों में विशेष व्यवहार, यही विधियों का समान संरक्षण है। और इसी के अंतर्गत एक चीज ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति जो है जब तक अपने पद पर रहता है उस पर किसी तरह के कोई आपराधिक मुकदमे नहीं होंगे। राष्ट्रपति जब तक अपने पद पर रहेगा उस पर आपराधिक मुकदमे नहीं होंगे और उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और उस पर आपराधिक मुकदमे नहीं होंगे। हाँ, उस पर सिविल मुकदमे हो सकते हैं, उस पर सिविल मुकदमे हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह राज्यपाल को भी यहाँ पे विशेषाधिकार दिया गया है, राज्यपाल को भी विशेषाधिकार दिया गया है कि जब तक वो अपने पद पर रहेगा उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेषाधिकार जो प्रदान किया गया है वो प्रदान किया गया है विधियों के समान संरक्षण के अंतर्गत है। अगर विधि के समक्ष समता होती, कानून के नजर में सब लोग बराबर होते, तो राष्ट्रपति के ऊपर भी एफआईआर होती, आम नागरिक के ऊपर भी होती। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया कि दोनों के साथ परिस्थितियां जो है अलग अलग है, इसलिए दोनों के साथ क्या किया जाएगा? अलग अलग व्यवहार किया जाएगा और यही विधियों का समान संरक्षण होता है। इसी को हम विधियों के समान संरक्षण के नाम से जानते हैं। अगर आप लोग को बात समझ में आ गई हो तो आप यस बताइए कि सर बात समझ में आ रही है, क्लास समझ में आ रही है। प्लीज यस और नो में रिप्लाई करिए कि सर बात समझ में आ रही है। समझ में आ रही है सबको क्लास? मैं कमेंट पढ़ रहा हूं सबके, यस सर, यस सर, यस सर। कोई डाउट तो नहीं आ रहा आप लोग को? किसी तरह का कोई डाउट आ रहा हो तो आप बता सकते हैं कि सर डाउट आ रहा है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं।
शनिवार का सेशन आप लोग का बहुत महत्वपूर्ण सेशन होगा। शनिवार के दिन हम आप लोग को एमसीक्यू प्रैक्टिस कराएंगे क्लास अर्थ की, ठीक है। तो सब लोग टाइमली लाइव रहिएगा, क्लास अर्थ का एमसीक्यू प्रैक्टिस कराएंगे शनिवार के दिन, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए सबके आंसर आ रहे हैं कि सर क्लास समझ में आ रही है? यस सर क्लास समझ में आ रही है, किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। चलिए ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं और कोशिश करेंगे आप लोग के एक एक डाउट्स को क्लियर किया जाए, कुछ भी ऐसा ना हो जो आपके रेंज से बाहर रह जाए, ठीक है। चलिए थैंक यू। क्लास अर्थ की, हाँ अर्थ की एमसीक्यू डिस्कस करेंगे सैटरडे के दिन, 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे और उससे बाहर कुछ भी नहीं आएंगे। बस उस क्लास में अगर मान जाओ आपकी क्लास छुट्टी हुई है तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। सैटरडे के दिन आप क्लास में उपस्थित रहिएगा, एमसीक्यू के माध्यम से 100 एमसीक्यू के माध्यम से कंप्लीट एनसीईआरटी को कवर करेंगे, उससे बाहर कुछ नहीं आने जा रहा, ठीक है। एकदम आपके एग्जाम में उससे बाहर एक क्वेश्चन आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है। एकदम श्योर रहिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये जो भी कानून बनेगा, इस कानून को बनाने का काम कौन करेगा? तो इस कानून को बनाने का काम जो है वो संसद करती है। मतलब कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। तो संसद जब कानून बनाती है तो अब वो क्या करती है? नागरिकों की राय लेती है। कई कानूनों में वो नागरिकों की राय लेती है, नागरिकों की राय जानने की कोशिश करती है। कई कानूनों में ये नहीं भी हो सकता है, कई कानूनों में नागरिकों की राय जानने की कोशिश करती है। अब नागरिकों की राय जानने के लिए टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, ठीक है, या आजकल देखोगे तो ऑनलाइन वोटिंग का सिस्टम आ गया। इन सब माध्यमों से क्या कर सकती है? नागरिकों की राय जान सकती है, ठीक है। और जब भी नागरिक बड़ी संख्या में किसी कानून का विरोध करते हैं, नागरिक बड़ी संख्या में किसी कानून का विरोध करते हैं, तो संसद क्या करती है? ऐसे कानूनों में सुधार भी करती है। जैसे अभी आपने देखा होगा एक कानून आया था, ड्राइवर को लेकर एक कानून आया हुआ था कि अगर कोई ड्राइवर एक्सीडेंट करता है तो उस पर 10 लाख रुपए का जो है वो जुर्माना लगाया जाएगा और उसको जेल होगी। और इसका विरोध बड़ी संख्या में जब ड्राइवरों ने करना शुरू किया तो हमारी सरकार ने क्या किया? उसको वापस ले लिया, ठीक है। तो कानून अगर अच्छा होगा, सब लोग कानून के सपोर्ट में होंगे, ठीक है, तो वो कानून पास होता है। जब कानून का विरोध बड़ी मात्रा में शुरू हो जाता है तो फिर वो कानून क्या हो जाता है? वो कानून जो है वो निरस्त होने की तरफ चला जाता है। जब बड़ी मात्रा में हिंसक विरोध शुरू हो जाता है और उसके दूसरे पक्ष जो लोगों का ज्यादा नुकसान कर रहे होते हैं, ऐसे कानून जो है वो सामने आ जाते हैं, ठीक है। तो क्लास अर्थ की एनसीईआरटी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्लास अर्थ की एनसीईआरटी आप लोग पढ़ लीजिएगा बेटा। ऐसे टॉपिक्स में ना आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, वन लाइनर नोट्स हम आपको एमसीक्यू के, आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। जहां नोट्स बनाने होंगे ना, वन लाइनर नोट्स हम आपको लिखाते चलेंगे। अभी इसमें नोट्स नहीं बनाने हैं, बस एनसीईआरटी आपको पढ़ लेना है, एनसीईआरटी की भाषाएं आपको पढ़नी है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे सही करना है ये सैटरडे की क्लास में बताएंगे कि अर्थ की एनसीईआरटी से किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं और कैसे उनको सही करना होता है। और मैं आपसे कह रहा हूं कि सिर्फ सैटरडे की क्लास अगर आप करते हैं एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद तो आपके कोई डाउट्स नहीं रह जाएंगे, सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल परेशान नहीं, नोट्स बना, देखो ज्यादा लिखना नहीं है, ज्यादा याद रखना है, दिमाग में चीजों को रखना है, लिख के रख के क्या करोगे, ठीक है। इसलिए आप मेरे साथ एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप एमसीक्यू को अटेंड करिए। और जिस दिन हम विविध की क्लास लिया करें, मतलब देखो होता क्या है ना कि बहुत सारे जब हम एनसीईआरटी से हट के पढ़ाते हैं तो बहुत सारे बच्चों का प्रश्न आता है कि सर सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाई है, ठीक है। इसलिए अभी ये एनसीईआरटी बेस्ड क्लासेस हैं, ठीक है। विविध करके ऐसी क्लासेस पढ़ाएंगे जो अर्थ की एनसीईआरटी का निचोड़ होगा, जो अर्थ की एनसीईआरटी की समरी होगी और वो अलग अलग एंगल को कवर करेगी। और फिर हम आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है, जिससे कि आपके प्रश्न सही करने की क्षमता अच्छी हो जाए और कोई भी डाउट ना बचे, ठीक है। चलिए थैंक यू। तो ये आपका था कानून की समझ कि कानून कैसे बनता है। तो कल हमने संसद पढ़ाया तो उसमें कानून बनाने की प्रक्रिया को बता दिया था। कोई कानून अच्छा कानून होगा तो लोग उसके समर्थन में होंगे, ठीक है। अच्छे कानून की विशेषता क्या होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के कल्याण की भावना रखेगा, ठीक है, लोगों के कल्याण में विश्वास करेगा, ठीक है। वो क्या करेगा? वो लोगों हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करेगा, हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों के जो है वो रक्षा के रूप में काम करेगा, हमारे मौलिक अधिकारों का सपोर्ट करेगा, ठीक है, हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेगा, ठीक है। तो अच्छा कानून क्या होता है? जो मौलिक अधिकारों के पक्ष में हो, जो संविधान का उल्लंघन न करता हो, जो लोगों के अधिकारों का उल्लंघन न करता हो, जो समता का व्यवहार करता हो, ठीक है। ऐसे कानून को क्या कहते हैं? अच्छा कानून करते हैं। खराब कानून कौन सा होता है? जो हमारे अधिकारों का हनन करे, ठीक है, जो हमारी स्वतंत्रताओं को समाप्त करे। ऐसे कानून क्या होते हैं? खराब कानून होते हैं, ठीक है। तो वर्तमान लोकतंत्र में, जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम रहते हैं, जिस लोकतांत्रिक देश में हम रहते हैं,
जो संविधान हमारा है वो संविधान हमारी संसद को कानून बनाने का अधिकार देता है, लेकिन हमारी संसद अगर कोई खराब कानून बनाती है तो इसको सजा देने के लिए हमारी न्यायपालिका है। ऐसा कोई भी कानून जो हमारे मौलिक अधिकारों से असंगत होगा, जो हमारे अधिकारों हमारी स्वतंत्रताओं को हमसे छीनेगा, हमारी न्यायपालिका जो है ऐसे किसी भी कानून को नल एंड जीरो घोषित कर देगी। तो सिर्फ संसद ही ऐसा नहीं है कि कानून जो चाहे वो बना लेगा, संसद मनमाना कानून बना देगा तो यहाँ पे संविधान के अनुसार कार्य करना होगा। मनमाना कानून बनाता है तो न्यायपालिका ऐसे मनमाने कानून को क्या करेगी, शून्य घोषित कर देगी। ये ध्यान रखिएगा कि ऐसे किसी भी कानून को हमारी जो न्यायपालिका है वो शून्य घोषित कर देगी। ठीक है, तो क्लास 11th के इस चैप्टर में कानून की समझ में बस आपको इतना बताने की कोशिश की गई है। ठीक है, चलिए कोई क्वेश्चन है बच्चे का? चलिए आगे चलते हैं बच्चों। आगे अगला चैप्टर जो हमारा है वो है न्यायपालिका। ध्यान रखिएगा, अगला चैप्टर हमारा क्या है? तो अगला चैप्टर हमारा है न्यायपालिका। न्यायपालिका, ठीक है। तो अगले चैप्टर की तरफ हम लोग चलते हैं और अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे न्यायपालिका। न्यायपालिका अगला चैप्टर बच्चों हम लोग पढ़ेंगे न्यायपालिका। ठीक है, चलिए मैं देख लेता हूं आप लोग को जुड़ पा रहे हैं अगला चैप्टर न्यायपालिका की तरफ। अब देखो हमने आपको सरकार के 3 अंग पढ़ाए थे। सरकार के 3 अंग पढ़ाए थे। ठीक है, सरकार के 3 अंग बताए थे। सरकार के 3 अंगों में एक अंग महत्वपूर्ण था न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका क्या करता है? बेसिकली न्याय देने का काम करता है और आपके साथ अन्याय ना हो इसको रोकने का प्रयास करता है कि आपके साथ अन्याय ना हो, आपके साथ न्याय हो, न्याय के पक्ष में काम करता है और आपको के साथ अन्याय ना हो इसको रोकने का प्रयास करता है। ठीक है, तो न्यायपालिका की स्थापना की गई ताकि किसी भी तरीके से आपके साथ क्या हो, अन्याय ना हो। आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि न्यायपालिका जो है वो किसी तरह का अन्याय ना हो, कानून का पालन हो। कानून का क्या हो बच्चों? कानून का पालन हो, कानून का पालन हो। ठीक है, इसलिए हमारे यहाँ न्यायपालिका की स्थापना की गई और न्यायपालिका की स्थापना बच्चों की गई है। तो न्यायपालिका के स्थापना का उद्देश्य है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका। अब देखो स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या अर्थ होता है? स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है? स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ होती है, जैसे देखो 3 हमने आपको बताए थे ना कि एक विधायिका होती है, विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है और न्यायपालिका होती है। न्यायपालिका होती है। विधायिका के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य हो सकते हैं, कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य हो सकते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री, जैसे कि मंत्री, वो विधायिका के सदस्य में का। लेकिन न्यायपालिका इनसे स्वतंत्र होती है। न्यायपालिका क्या होती है बच्चों? तो न्यायपालिका इनसे स्वतंत्र होती है, स्वतंत्र होती है। और स्वतंत्र होने का अर्थ होता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है। स्वतंत्र होने का अर्थ होता है कि न्यायपालिका के सदस्य ना विधायिका के होंगे ना कार्यपालिका के होंगे। ठीक है, न्यायपालिका इनमें से क्या होगी? स्वतंत्र होगी। और न्यायपालिका के सदस्यों को, न्यायपालिका के सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया भी बहुत जटिल है। इनके लोगों को यानी जजों को हटाने की प्रक्रिया भी क्या है? बहुत जटिल है। ठीक है, तो इसीलिए न्यायपालिका को स्वतंत्र निकाय कहा जाता है कि विधायिका कार्यपालिका पे डिपेंड नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जजों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, जजों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बट राष्ट्रपति विधायिका का सदस्य भी है और कार्यपालिका का सदस्य भी है, लेकिन ये सब कुछ कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार होता है। ठीक है, और उनको हटाने की प्रक्रिया उतना ही जटिल है। और न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका से जो है वो चुनकर नहीं जाते, वो अलग निकाय के रूप में जो है वो चुने जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है, कि भारतीय न्यायपालिका एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसपे कार्यपालिका या जो व्यवस्थापिका है वो किसी तरह का दबाव नहीं बना सकते। यानी इसके ऊपर जो है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के द्वारा, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के द्वारा किसी तरह का दबाव नहीं होता है। ठीक है, व्यवस्थापिका व कार्यपालिका
का नियंत्रण नहीं हो सकता, इन दोनों के नियंत्रण से बाहर होती है न्यायपालिका, और इसीलिए हम भारतीय न्यायपालिका को एक स्वतंत्र न्यायपालिका के रूप में जानते हैं। यानी हम कहते हैं कि भारतीय न्यायपालिका एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। ठीक है, अब न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है? जैसे भारत में अगर हम न्यायपालिका को समझें, अगर हम भारत में न्यायपालिका को समझे, भारत में न्यायपालिका को अगर हम देखते हैं तो भारत में न्यायपालिका को हम 3 स्तरों पे पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि भारत में न्यायपालिका को हम 3 स्तरों पे पाते हैं, और वो 3 स्तर कौन कौन से हैं? ठीक है, तो वो 3 स्तरों में अगर हम भारतीय न्यायपालिका को देखते हैं तो हम पाते हैं कि सबसे ऊपर कौन है? तो सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जिसको कि बेसिकली हम उच्चतम न्यायालय के नाम से जानते हैं कि सबसे ऊपर कौन है? तो उच्चतम न्यायालय है या सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, सबसे ऊपर कौन है? तो उच्चतम न्यायालय है या सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, फिर हम राज्यों के स्तर पे जब आते हैं तो राज्यों के स्तर पे हम पाते हैं हाई कोर्ट। ठीक है, जिसको कि हम उच्च न्यायालय के नाम से जानते हैं कि उच्च न्यायालय है। इसी तरीके से जब हम जिला स्तर पे आते हैं तो इसको जिला और सत्र न्यायालय के नाम से जानते हैं कि जिला या सत्र न्यायालय है। ठीक है, सेशन कोर्ट जिसको कहते हैं। ठीक है, ये कहां होता है बेटा? तो ये होता है जिला स्तर पर। तो न्यायपालिका के 3 स्तर हम देखते हैं। न्यायपालिका का हम सबसे सर्वोच्च स्तर पर उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है। और इसके बाद अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करेगा? तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, लेकिन अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है। मुख्य न्यायाधीश के सलाह से करता है, यानी मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेता है और मुख्य न्यायाधीश के सलाह से क्या करता है? तो इसके सलाह से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रहा होता है। मतलब इसकी सलाह मानता है और इसके सलाह से क्या करता है? अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रहा होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीशों की सलाह से करता है। ठीक है, अब ये न्यायपालिका का स्तर है कि सर्वोच्च स्तर पे सर्वोच्च न्यायालय होगी, उच्च न्यायालय होगी और फिर जिला न्यायालय होगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि न्यायपालिका की भूमिका क्या होती है, न्यायपालिका किस तरह की भूमिका निभाता है। ठीक है, तो अगले स्लाइड में हम देखने की कोशिश करेंगे कि न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है। ठीक है, न्यायपालिका की भूमिका क्या होती है? न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है, मतलब हम लोग ये देखेंगे कि न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि न्यायपालिका को अलग अलग काम दिए गए हैं। सबसे पहले विवादों का निपटारा करने का काम न्यायपालिका को दिया गया है। तो न्यायपालिका क्या करती है? तो पहला काम न्यायपालिका करेगी, और न्यायपालिका क्या करेगी बच्चों? तो न्यायपालिका जो है वो विवादों का निपटारा करती है। विवादों का निपटारा करना। ठीक है, विवादों का निपटारा करना। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कैसे विवादों का निपटारा करती है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका जो है वो विवादों का निपटारा तो करेगी, लेकिन न्यायपालिका कैसे विवादों का निपटारा करती है? तो मान जाओ अगर केंद्र और राज्यों के बीच विवाद है, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद है या केंद्र और राज्य के बीच विवाद है, ठीक है, तो निपटारा करेगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम देखें तो अगर राज्यों और राज्यों के बीच विवाद है तो निपटारा करेगी। ठीक है, अगर नागरिकों के विवाद है तो निपटारा करेगी। ठीक है, इसी तरह केंद्र व इसी तरह अगर हम कहें कि
केंद्र व नागरिकों का विवाद है, केंद्र व नागरिकों का विवाद है तो निपटारा करेगी। ठीक है, मतलब ये क्या कह सकते हैं कि न्यायपालिका को हम विवाद निपटारा के रूप में जानते हैं कि ये क्या करती है, विवादों के निपटारा के लिए जानी जाती है। ठीक है, ये इन विवादों को सॉल्व करेगी। ठीक है, फिर न्यायपालिका क्या करती है, तो फिर अगला काम होता है न्यायपालिका का न्यायिक समीक्षा। ध्यान रखिएगा, अगला काम होता है न्यायपालिका का न्यायिक समीक्षा करना, न्यायिक समीक्षा करना। अब न्यायिक समीक्षा को समझने की कोशिश करते हैं कि न्यायिक समीक्षा क्या होती है या न्यायिक समीक्षा करना न्यायपालिका का क्या कार्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर न्यायपालिका को लगता है, ठीक है, अगर यह न्यायिक समीक्षा का अर्थ यहाँ पे आपको लिखा दे रहे हैं कि इसका मतलब क्या होगा, अगर न्यायपालिका को लगता है, अगर न्यायपालिका को लगता है कि संसद ने कोई ऐसा कानून बनाया है, कि संसद ने ऐसा कानून बनाया है जो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, जो क्या करता है, संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, तो ऐसे किसी भी कानून को न्यायपालिका क्या करेगी, न्यायिक समीक्षा करेगी। तो ऐसे कानून की न्यायिक समीक्षा करेगी और वो वास्तव में अगर संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहा होगा तो ऐसे किसी भी कानून को न्यायपालिका क्या करेगी, नल एंड नीड घोषित कर देगी, शून्य घोषित कर देगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि न्यायिक समीक्षा का कार्य भी कौन करता है, न्यायपालिका करती है। और न्यायिक समीक्षा का क्या अर्थ होता है कि संसद के द्वारा बनाया गया कोई भी ऐसा कानून जो संविधान के मूल ढांचे का, संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहा हो तो वो क्या होता है, तो वो क्या उसका न्यायिक समीक्षा होता है। अब मूल ढांचा ध्यान रखना क्या है, संविधान का मूल ढांचा क्या है, तो संविधान के मूल ढांचे को परिभाषित किया गया केशवानंद भारती मामले में, केशवानंद भारती मामले में। ठीक है, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या किया था और ये बताया था कि जैसे मान लो धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकार, हमारे निदेशक तत्व, हमारी स्वतंत्रताएं, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ जो है वो हमारे जो है वो मूल ढांचा है। तो अगर संसद कोई भी ऐसा कानून बना देती है जो हमारे मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, जो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है या संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ होता है, तो ऐसे किसी भी कानून को हमारी न्यायपालिका क्या करेगी, न्यायिक समीक्षा करने का कार्य करेगी। मतलब ऐसे किसी भी कानून को हमारी न्यायपालिका के द्वारा किया जाएगा बच्चों, न्यायिक समीक्षा की जाएगी, यह ध्यान रखिएगा। चलिए, इसी तरह और क्या काम करेगी, तो और न्यायपालिका जो है वो कानून की रक्षा करेगी, मतलब कानून के रक्षक के रूप में भी जानी जाएगी। ठीक है, कानून की रक्षक के रूप में भी जानी जाएगी। और न्यायपालिका हमारी संविधान के रक्षक के रूप में भी जानी जाती है, ध्यान रखिएगा, संविधान के रक्षक के रूप में भी, संविधान के रक्षक के रूप में भी या संविधान की रक्षा करने के लिए भी कौन जाना जाता है, तो न्यायपालिका। तो संविधान की रक्षक के रूप में, कानून के रक्षक के रूप में हम न्यायपालिका को जानते हैं कि ये संविधान की रक्षक है, ये कानून की रक्षक है। ठीक है, और अगर उसको लगता है कि जो है वो कहीं से भी कानून का उल्लंघन हो रहा है तो फिर वो क्या करेगी, वो संविधान की रक्षा करेगी। जैसे आपके एनसीईआरटी ने एक कहानी बताने की कोशिश की है आपके सामने कि क्या हुआ था, क्लास 7 की एनसीईआरटी में बताया गया है कि एक खेतिहर मजदूर के साथ जो है वो एक दुर्घटना होती है। ठीक है, और अगर दुर्घटना होती है और किसी भी दुर्घटना में, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर खेतिहर मजदूर के साथ किसी भी तरह की दुर्घटना होती है अगर खेतिहर मजदूर के साथ दुर्घटना होती है और उस खेतिहर मजदूर के साथ जब बच्चों दुर्घटना होती है तो उस दुर्घटना के बाद क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है ना आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी लिखने में। एक खेतिहर मजदूर के साथ दुर्घटना होती है और उसमें उसका बहुत नुकसान होता है। ठीक है, तो जैसे आपने अनुच्छेद 21 पढ़ा,
अनुच्छेद 21 क्या कहता है? अनुच्छेद 21 कहता है कि प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा। स्वतंत्रता का अधिकार। और समय समय पर इसकी व्याख्या किया है कोर्ट ने। ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 21 में कहा गया है, अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा। और इस प्राण व दैहिक स्वतंत्रता को समय समय पे हमारी न्यायपालिका ने क्या किया है? व्याख्या किया है। जैसे जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, पर्यावरण का अधिकार, पर्यावरण का, स्वच्छ पर्यावरण का, मतलब पर्यावरण का अर्थ होता है स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, सोने का अधिकार, इसी तरीके से निजता का अधिकार, इसी तरीके से अपने पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार, ठीक है। ये सभी अधिकारों को अनुच्छेद 21 में शामिल करने के मतलब इसके बाद भी और बहुत सारे अधिकार ऐसे हैं जिसको अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत क्या किया गया? हमारे मौलिक अधिकार का हिस्सा बनाया गया। मतलब अनुच्छेद 21 के अंतर्गत इनको हमारे मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है, ठीक है। और मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है तो फिर जो है अगर मान जाओ अस्पतालों की लापरवाही के कारण अगर किसी व्यक्ति की जान जाती है या किसी व्यक्ति के अंगों का नुकसान होता है तो फिर वहां पे सरकार जो है, सरकार को जो है वो न्यायपालिका जो है मुआवजा देने का आदेश दे सकती है। क्या कहेगी कि अब मुआवजा दीजिए। देखो किसी की जान वापस नहीं आ सकती लेकिन उसकी भरपाई करने के लिए मुआवजा देने को कहती है कि आपकी लापरवाही की वजह से अगर अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है तो या तो मुआवजा देगी या अगर वो दंडनीय अपराध होगा तो फिर वहां पे क्या करेगी? तो सजा देने का प्रावधान करती है कि अगर ज्यादा दंडनीय अपराध होगा तो फिर क्या करेगी? सजा भी देती है। मतलब न्यायपालिका सजा भी देने को दे सकती है और मुआवजा भी लगा सकती है, दंड भी लगा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि न्यायपालिका को सजा देने का अधिकार भी होता है और मुआवजा जो है वो भी लगा सकती है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। हाँ चलिए आगे चलते हैं। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, न्यायपालिका के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो भारत की न्यायपालिका की स्थापना, भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की, भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है वो हुई थी बच्चों 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा। ठीक है। पहले जो है ये कोर्ट जो था 1937 से लेकर 1949 तक ये अलग था, ये संसद भवन के अंदर ही हुआ करता था। ध्यान रखना, मतलब वर्तमान में जो आपकी न्यायपालिका देखते हो ना नई दिल्ली में, ये नई दिल्ली में जो है वो बाद में स्थापित हुई है, ठीक है। ये बाद में स्थापित हुई है। ये मतलब जो अभी का सुप्रीम कोर्ट है ये 1958 में बना है। 1958 में इस भवन में स्थापित किया गया है, ठीक है। 1958 के पहले ये संसद भवन के अंदर ही हुआ करता था। ये ध्यान रखिएगा, संसद भवन के अंदर ही हुआ करता था। और पहले आजादी के पहले इसको हम फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे। ध्यान रखिएगा, जो हमारी न्यायपालिका है इसको फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से हम जाना करते थे पहले, फेडरल